हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अध्ययन। अभी हम कंप्यूटर मुख्य परीक्षा एमपीपीएससी का पेपर 3 यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर चल रहा है। तो अभी जो कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है, जैसे कि अपन ने स्टार्ट जो कंप्यूटर का जो जनरल ओवरव्यू रहता है वो देख लिया था, कंप्यूटर की विशेषताएं देख ली थी, कंप्यूटर के जो जनरेशन होती हैं उनको देख लिया था, और उसमें डिफरेंट टाइप कैसे सुपर कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, क्वांटम कंप्यूटर, और मेमोरी का जो पहला पार्ट था, जैसे प्राथमिक मेमोरी होती है, रैम रोम, इनमें अंतर क्या होता है वो सब देख लिए थे। तो पहले सबसे जो कल पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन करते हैं कुछ थोड़ा से ही टाइम में, उसके बाद में आगे का कंटिन्यू करते हैं। डीएनए कंप्यूटर, देखो डीएनए कंप्यूटर में क्या पढ़ा था कि डीएनए कंप्यूटर्स की कॉन्सेप्ट 1994 में आया था। ट्रांजिस्टर के स्थान पर डीएनए से निर्मित बायोचिप्स का उपयोग किया जाता है इसमें, जो अरबों गणना करने में सक्षम होता है, ठीक है। और इसमें स्वयं की प्रतियां बना करके डीएनए स्टोरेज होता है ना, जो जनरल स्टोरेज की तुलना में अरबों आंकड़ों को स्टोर कर सकता है, ठीक है, सक्षम होता है, और पर्यावरण के अनुकूल और अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। और वर्तमान यूके के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में NUTM है ना, वहाँ पे इसका निर्माण किया गया है, और इसका जो महान गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मोबाइल फ़ोन जनरली होता है अपन संचार उपकरण होते हैं, एक दूसरे संपर्क करने के लिए पोर्टेबल डिवाइस है, और फिक्स लाइन से जुड़ जाता है। इसके मुख्य भाग स्क्रीन, कीपैड, बैटरी, सिम कार्ड वगैरह हो जाते हैं। मोबाइल फ़ोन के उपयोग संपर्क में रहना, संदेश भेजना, इंटरनेट का उपयोग, मनोरंजन वगैरह। फ़ायदे ये है कि संपर्क में रहना, संदेश भेजना, ठीक है, इंटरनेट उपयोग, मनोरंजन में मदद वगैरह। नुकसान तो यही है कि स्वास्थ्य समस्याएं, निजता की समस्याएं, व्यसन बहुत खतरनाक ये इसका नुकसान है, आर्थिक समस्याएं। अंतर भी है, ठीक है, पीढ़ी जनरेशन सुविधाएं, इनकी कीमत वगैरह से, यदि आकार, बैटरी लाइफ, कैमरा, टच स्क्रीन, ये सब पहले उनमें नहीं होते थे। क्वांटम सुप्रीमेसी के बारे में देखा था। क्वांटम सुप्रीमेसी में क्या है कि ये जो है ना, मतलब इसके माध्यम से सॉल्विंग प्रक्रिया को संदर्भित करती है। तो जटिल और बड़ी बड़ी जो गणना होती है उनको चंद सेकंड में हल किया जा सकता है, ठीक है, और जटिल और बड़ी बड़ी गणनाओं को हल, और जो जटिल बड़ी बड़ी गणना को चंद सेकंड में हल कर सकता है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं जॉन प्रैस्किल, इन्होंने 2012 में शब्द को दिया था, कौन से, क्वांटम सुप्रीमेसी को। इनके अनुसार क्वांटम कंप्यूटर किसी भी ऐसी गणना को कर सकता है जो आधुनिक सुपर कंप्यूटर करने में सक्षम नहीं है। और गूगल ने हाल ही में जो साइकोमर नाम का क्वांटम कंप्यूटर का विकास किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग में इसको भविष्य के कंप्यूटर कहा जाता है। फिजिक्स का जो क्वांटम सिद्धांत उस पर कार्य करता है। इसमें क्यूबिट में डाटा को स्टोर किया जाता है। दोनों बाइनरी इनपुट एक साथ ऑपरेट हो सकते हैं, जो जनरल में नहीं होते हैं, है ना। और 100 क्यूबिट से कम क्षमता वाले क्वांटम कंप्यूटर किसी भी बहुत अधिक आंकड़ों वाली उन संख्याओं को भी सोल्व कर सकता है। इनको बड़े वातानुकूल रूम में रखा जाता है, जहाँ पे सेंट्रल जो CPU रहते हैं ना, उनको स्टैक में रखा जाता है। इसका जो सिद्धांत है, क्वांटम फिजिक्स के भौतिकी के दो सिद्धांत होते हैं, सुपरपोजिशन और एंटेगलमेंट, उन पर आधारित होता है। सुपरपोजिशन का मतलब होता है ना, ये 1 0 को एक साथ दर्शा सकते हैं एक ही समय में, और एंटेगलमेंट में मतलब सुपरपोजिशन की जो अवस्था होती है वो एक दूसरे के साथ सहसंबंध हो सकते हैं, यानी 1 जहाँ पर रहता है 1 0 भी हो सकता है, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी उनकी बन जाती है। और क्या विशेषताओं में देखा जाता है तो क्वांटम कंप्यूटर विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये सुपर कंप्यूटर तुलना में हज़ारों गुना तेज होता है। क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट का प्रयोग करते हैं जो 1 0 को एक साथ दिखा सकते हैं, है ना। और इस कंप्यूटर को कार्य करने के लिए 0 डिग्री से कम तापमान पर रखा जाता है, जिससे जो क्वांटम बिट अपना गुण को नहीं खोते हैं। और प्रत्येक क्वांटम बिट एक परमाणु, एटम या परमाणु को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की सहायता से डाटा को समझा जाता है। इंपॉर्टेंस पे देखते हैं तो क्वांटम कंप्यूटर में घटित होने वाली दो प्रमुख घटना सुपरपोजिशन, एंटेगलमेंट है, और क्यूबिट्स के लिए एक महान अवसर के द्वार खोलती है। इन घटनाओं के द्वारा चंद पलों में बड़ी से बड़ी और जटिल से जटिल गणितीय गणनाओं को, समस्याओं को हल किया जा सकता है।
क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों का पालन होता है, जिसमें छोटे से छोटे ट्रांजिस्टर का निर्माण होगा जो न सिर्फ ऊर्जा की बचत को बढ़ाएंगे बल्कि क्वांटम कंप्यूटर के आकार को भी छोटा करेंगे। और क्वांटम कंप्यूटर को परंपरागत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की जगह प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि जो जटिल और विशाल गणनाएं हैं है ना, इनसे नहीं हो पाती हैं सुपर कंप्यूटर वगैरह से, उनके लिए क्वांटम कंप्यूटर का प्रयोग होगा। यानी दोनों का अलग अलग काम है। क्वांटम कंप्यूटर में सूचना या डाटा को सुरक्षित तरीके से एन्क्रिप्शन होता है, जिससे हैकिंग की समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग के उपयोग में नई नई जो खगोलीय जानकारी के लिए, उपग्रह जो सैटेलाइट मिशन वगैरह के लिए, ठीक है, ब्रह्मांड के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए, इनके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और क्वांटम कंप्यूटिंग से युक्त कंप्यूटरों को किसी मौसम में आसानी से उपयोग किया जा सकता है, अर्थात क्वांटम कंप्यूटर मौसमी पहलुओं से अप्रभावित रहते हैं। चुनौतियाँ भी हैं इसके लिए, जैसे कि इसका जो अल्पकाल होता है, जीवन अल्पकाल होता है, यानी वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इसके लिए संभालना। और सुरक्षा से संबंधित देखा जाता है तो सूचनाओं के हिफाजत के लिए जिन एन्क्रिप्शन टूल का इस्तेमाल होता है उनमें RSA भी शामिल है, जो मजबूत सुरक्षा कवच माना जाता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की मदद से इसको भी भेजा जा सकता है, जो कि देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। वित्त का अभाव, भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, भारत के पास तो पैसों की कमी, वैसे भी 1/4 जनसंख्या जब जीवन यापन गरीबी रेखा नीचे कर रही है, तो आधारभूत संरचना, ठीक है, इसमें साइंटिस्ट वगैरह का इनका अभाव है, हमारे यहाँ बाबा ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, तो वही है कि बहुत बड़ी बाधा है एक रूप से। रणनीति का अभाव, भारत के पास इसके लिए कोई कुशल रणनीति ही नहीं है ना, ये अमेरिका वगैरह इनका काम है। तो क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयास के बारे में बात की जाती है। 11 में कनाडा की D-Wave कंपनी थी, उसने 128 क्यूबिट मशीन बनाई है ना। और दिसंबर 2017 माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा कर दी कि उसने क्वांटम डेवलपमेंट किट का विकास कर लिया है। और भारत में जो IISER है, इसने 30 सदस्य लोगों की टीम बनाई है, जो क्वांटम कंप्यूटर संचार नेटवर्क को विकसित करने के लिए प्रयासरत है। और इस टीम ने साइबर फिजिकल सिस्टम यानी CPS प्रोग्राम के तहत क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए कार्य भी शुरू कर दिया है। और भारतीय सेना ने महू मध्य प्रदेश है ना में जहाँ पे बाबा साहब का जन्म स्थल है, क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित कर लिया है। अंतर भी देख पड़े थे अपन ने साधारण कंप्यूटर और क्वांटम में। देखो, साधारण कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर भौतिकी के विद्युत प्रभाव के नियमों पर कार्य करते हैं, ये क्वांटम सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। इसमें सूचनाएं बिट्स में संग्रहित होती हैं, इसमें क्यूबिट में संग्रहित होती हैं। और सामान्य कंप्यूटर प्रोसेसिंग के दौरान बाइनरी इनपुट 1 और 0 में से किसी एक को ही ऑपरेट कर सकता है, इसमें दोनों को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। और क्वांटम कंप्यूटर में 100 क्यूबिट से कम की क्षमता रखने वाले क्वांटम कंप्यूटर किसी बहुत अधिक आंकड़े वाली समस्या को भी हल कर सकता है, लेकिन इसमें ऐसी क्षमता नहीं होती है, ठीक है। कुछ ऐसे जो उदाहरण थे, 1450 BC में अबेकस आया था, ठीक है, जो बेबीलोन आविष्कार हुआ था, जिसमें क्या होता, तारों में गोलाकार मनके पुरोए जाते थे, इनकी सहायता से अपन गणना कर सकते थे। ब्लेज पास्कल 1642 में यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया था, जो केवल जोड़ घटा सकती थी, एडिंग मशीन कह रहे हैं इसको, है ना। इसको पास्कल भी कहा जाता है। जब ये 19 साल के थे तब उन्होंने ये काम कर दिया था। इसके बाद में मल्टीप्लाइंग मशीन आती है 1962 में, गोटरीड है ना, गोटरीड होते हैं जो ये काम करते हैं। उन्होंने गुणा भाग जोड़ भाग की जगह वो गुणा भाग इसको एक्सटेंड कर दिया था। और ये सर आइजैक न्यूटन के संपर्क में रहे थे, तो और भी इन्होंने विकास वगैरह किया है। डिफरेंस इंजन के बारे में बात करें, 19वीं सदी में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई जो जटिल गणनाएं करने के लिए काम कर सकती है। डिफरेंस इंजन भाप से चलता था और उनके द्वारा गणना को प्रिंट भी किया जा सकता है। चार्ल्स बेबेज को अपन कंप्यूटर का जनक कहते हैं। अब अगला मेमोरी आया था। मेमोरी में देखा था कि भाई जो कंप्यूटर की मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप की होती है। प्राइमरी रैम रोम, रैम भी स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। और रोम में पी रोम, ईपी रोम, डबल रोम होते हैं। स्टैटिक सेकेंडरी में सिक्वेंशियल और रैंडम मेमोरी रहती है, ठीक है। सिक्वेंशियल में मैग्नेटिक टैप वगैरह होते हैं, रैंडम में मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी होती है। मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल में DVD CVD वगैरह है ना, DVD CD वगैरह। फ्लॉपी डिस्क में पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, SD कार्ड वगैरह सब हो जाते हैं।
तो मेमोरी की डेफिनेशन देखी थी, मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डाटा, आंकड़ों, प्रोग्राम अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए उपयोग में लाता है। प्राथमिक मेमोरी में देखा, इसको इंटरनल या मुख्य मेमोरी कहते हैं, जो सीपीयू के द्वारा क्रियान्वित किया गया प्रोग्राम को स्टोर करती है। ठीक है, ये बहुत तीव्र मेमोरी होती है। द्वितीयक में क्या है, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, सहायक मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर के बंद होने के बाद में डाटा नष्ट नहीं होता है इसमें, इसको स्थायी मेमोरी इसलिए भी कहते हैं। ठीक है, इसकी स्टोरेज क्षमता प्राइमरी से ज़्यादा होती है। प्राइमरी के प्रकार देखे थे, रैम, रोम। तो रैम में देखा था कि रैम अस्थायी मेमोरी होती है, कंप्यूटर के बंद होने पर भी डाटा इसमें मतलब बंद होने पर इसमें जो डाटा होता है नष्ट हो जाता है। ठीक है, सीपीयू के क्रियान्वयन होने के बाद में प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए इसका प्रयोग होते हैं, है ना। और इस मेमोरी में सूचनाओं को किसी भी स्थान पर स्टोर कर सकते हैं। इसकी जो क्षमता होती है 64 मेगावाट से 4 गीगावाट तक होती है। रैम के प्रकार, रैम, स्टैटिक रैम और है ना डायनामिक रैम। डायनामिक रैम में अपन कैपेसिटर की सहायता से सूचनाओं को संग्रहित करते हैं, बार बार रेफ्रेश करने की लिए आवश्यकता पड़ती है। डायनामिक रैम में स्टोर सूचना कुछ ही मिली सेकंड के बाद दोबारा से लिखनी पड़ती है ना। तो ये सूचना नहीं तो समाप्त हो जाएगी। ऊर्जा की खपत कम होती है, अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और इसकी गति कम होती है। स्टैटिक रैम में 6 ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं जो सूचना को संग्रह करते हैं। पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। इसमें सूचनाओं को, इसमें स्टोर सूचना तब तक रहती है जब तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। स्टैटिक रैम की क्षमता कम होती है, गति अधिक होती है, महंगी होती है और ऊर्जा की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। रीड ओनली मेमोरी में देखा था, इसको केवल पढ़ा जा सकता है, इसके नाम से लग रहा है। मुख्य मेमोरी का भाग है ये भी, है ना। और इसमें न तो कुछ लिखा सकता है, न ही कुछ सूचना बताई जा सकती है। ये परमानेंट मेमोरी होती है। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सूचना नष्ट नहीं होती, लेकिन रैम में बंद हो जाती है, सूचना नष्ट हो जाती है कंप्यूटर बंद होती है। और इस मेमोरी में कंप्यूटर का निर्माण करते समय ही सूचना संग्रहित कर दी जाती हैं। कंप्यूटर ऑन करते ही रोम में स्टोर प्रोग्राम स्वतः ही क्रियान्वित हो जाते हैं और ये प्रोग्राम कंप्यूटर के सभी उपकरणों की जांच करके सक्रिय कर देते हैं, यानी POST पोस्ट चालू हो जाता है ना, पावर ऑन सेल टोस्ट, है ना। यदि कोई सूचना आ रही है, ठीक है, कुछ गड़बड़ होती है तो स्क्रीन पर दिखाई दे जाता है। और डाउनलोड या इंस्टॉल जो फाइल होती है ना, वो सब इसी में स्टोर होती है, किसमें, रोम में होती है। रोम में जो बायोस होता है, स्टोर प्रोग्राम को अपन बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जो प्रोग्राम होते हैं, स्टोर प्रोग्राम होते हैं, उनको फर्मवेयर कहते हैं। इसका वर्गीकरण देखा था, पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी स्टार्टिंग में खाली होती है लेकिन विशेष उपकरणों से आसानी से अब प्रोग्राम को स्टोर कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद में कुछ कर नहीं सकते, इसमें हटा हटो बदला नहीं कर सकते हैं। EEPROM में इरेजेबल प्रोग्राम यानी इरेज कर सकते हैं, है ना। पीरोम की तरह ही होती है, लेकिन क्या है कि प्रामाणीकरणों की सहायता से इसमें से हटाया जा सकता है, फिर दोबारा से लिख सकते हैं। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होती है, इसमें भी क्या EEPROM की तरह होती है, लेकिन क्या विद्युत विधि के द्वारा हटाया जा सकता है, फिर दोबारा से लिख सकते हैं अपन। रजिस्टर को देखा था, रजिस्टर CPU के अंदर अत्यंत उच्च वेग संग्रहण क्षेत्र होता है, जो CPU रैम या कैश से आंकड़े व निर्देश ग्रहण रजिस्टर में प्रोसेसिंग हेतु भेजता है। ठीक है, CPU रजिस्टर का जो कंट्रोल करता है ना, वो CPU ही करता है, इसलिए रजिस्टर को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। रजिस्टर की जो संख्या होती है 10,000 और आकार 8 से 64 बिट अधिक होने पर ये मतलब मेमोरी भी इनकी तीव्र होती है। कैश मेमोरी में देखा था कि सबसे ज़्यादा तीव्र मेमोरी होती है, जो रैम और CPU के मध्य बफर का कार्य करती है। ठीक है, रिक्वेस्ट की डाटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से ये स्टोर करती है, आवश्यकता पड़ने पर CPU को दे देती है। इसका मुख्य उपयोग क्या होता है कि डाटा को प्राप्त करने में लगे समय को कम करना होता है। ठीक है, ये 3 टाइप होती हैं, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, यानी प्राथमिक कैश, प्राथमिक द्वितीय कैश और मुख्य कैश, है ना। प्राथमिक कैश मतलब अत्यंत छोटे होते हैं, ठीक है, CPU के अंदर होते हैं, सबसे तीव्रतम होती है। ठीक है, कैश 1 लेवल 1 होता है ये। द्वितीय में देखा जाता है तो एक प्राथमिक जो कैश होता है उससे बड़ा भी होता है, माइक्रो प्रोसेसर में होता है। ठीक है, हाई स्पीड बस के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर से जोड़ा जाता है। मुख्य में क्या होता है, सबसे धीमी कैश होती है, आकार 1 MB से 8 MB होता है, लेकिन जो रैम की स्पीड होती है उससे दुगना होती है। तब भी कैश के लाभ यह है कि सबसे तीव्रतम मेमोरी होती है और इसको एक्सेस करने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, और इसमें स्टोर प्रोग्राम को कम समय में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हानियाँ यही है कि इसकी क्षमता बहुत सीमित होती है, महंगी भी होती है।
एक बायोस देख ले, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये मदरबोर्ड पर बने स्थायी रोम होते हैं। कंप्यूटर ऑन करने पर जो पावर ऑन सेल्फ ट्रस्ट होता है ना, इसके बाद हार्डवेयर की जांच होती है, कोई गड़बड़ी होती है तो स्क्रीन पर दिख जाता है। और इसके बाद बायोस जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, उससे ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में डाल देता है, उसी को अपन बूटिंग कहते हैं। रैम रोम में अंतर भी देखा था अपन ने कि रीड ओनली मेमोरी कहते हैं इसको, रैंडम एक्सेस या रीड एंड राइट मेमोरी कहते हैं। सूचना स्थायी रूप से रहती है, इसमें अस्थायी रूप से रहती है। कंप्यूटर बंद करने पर सूचना विद्यमान रहती है, इसमें नष्ट हो जाती है। अपरिवर्तनीय रहती है, इसमें परिवर्तनशील होती है। बूटल लोडर जैसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें परिचालन प्रणाली एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। पीरोम, ई पीरोम, ये सब होते हैं। इसमें डायनामिक और स्टैटिक रोम होते हैं। इसके बाद में प्राथमिक सेकेंडरी मेमोरी में, प्राथमिक द्वितीय मेमोरी में संग्रहण क्षमता लो रहती है, मतलब निम्न रहती है। MB GB में, इसमें GB TB है ना, AB XB इसमें होती है। स्थायित्व में अस्थायी होती है, स्थायी होती है। पहुंच इनकी तीव्र होती है, इनकी मंद होती है। लागत इनकी उच्च होती है, इनकी निम्न होती है। टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें, सेमीकंडक्टर पे बेस होती है, इसमें मैग्नेटिक ऑप्टिकल पे बेस होती है। यहाँ तक अपन ने कवर कर लिया था, ठीक है। अब देखते हैं अपन सेकेंडरी मेमोरी है, एक्सटर्नल डिवाइस, ये क्या होती हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं। देखो, कंप्यूटर को प्राथमिक मेमोरी अपन ने देख लिया था कि इसकी क्षमता होती है सीमित होती है। अपन को डाटा तो भाई बहुत ज़्यादा स्टोर करना है, तो इसके लिए अपन को सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता हुई है। तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी सीमित या कम होने के कारण द्वितीयक मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ये अपन ने देखा था कि भाई सीक्वेंशियल क्रमानुसार मेमोरी होती है, डायरेक्ट मेमोरी, प्रत्यक्ष मेमोरी, दो टाइप की मेमोरी हो रही थी। तो सीक्वेंशियल मेमोरी में क्या होता है कि डाटा को एक निश्चित क्रम में पढ़ा जा सकता था। मैग्नेट, जैसे अपन बचपन में कैसेट को देखते थे ना, कैसेट होती थी मैग्नेटिक टेप वाली ना, उसमें वो धागा सा होता था ना, चमकना था। तो जब कोई गाना निकालना होता तो भाई वो सीक्वेंस में जाता था। यदि अपन को चौथे नंबर का गाना निकालना है तो उसको रील को पूरा घुमाया जाता था, तब चौथे नंबर पहुंचता था, तब उस गाने को पढ़ते थे। तो इसमें डाटा को निश्चित क्रम में ही पढ़ा जा सकता था। तो उदाहरण मैग्नेटिक टेप है ना, उसको कैसेट कहते थे उसको। तो मैग्नेटिक टेप होता क्या है, ये क्रमानुसार मेमोरी का ही उदाहरण है। इसमें भंडार क्षमता, डाटा रिकॉर्ड करने की घनत्व और टैप की लंबाई, यानी इसमें टैप होता था ना, टैप की लंबाई, जितना बड़ा टैप होगा उतना ही उसमें मतलब बड़ी मेमोरी होगी, और उसका डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो इनका जो घनत्व और टैप की लंबाई है ना, इसकी इक्वल टू भंडारण क्षमता होती है, ठीक है, मैग्नेटिक टैप की। अब दूसरा आता है डायरेक्ट मेमोरी। डायरेक्ट मेमोरी में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट पेन ड्राइव वगैरह ये सब डायरेक्ट में CD वगैरह, इसमें तो डायरेक्ट बटन दबाओ और तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। सर्च कर लो डायरेक्ट कौन सी चीज़ को अपन को सर्च करना है, तो डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट डाटा को सीधा पढ़ा जा सकता है, इसमें पढ़ने में कम समय लगता है। इसके उदाहरण जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस वगैरह है ना, फ्लैश ड्राइव वगैरह है ना, इनके उदाहरण हैं। तो एक एक से इनको देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक डिस्क है ना, 2-3 प्रकार की होती है। अपन सबसे पहले फ्लॉपी या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को देखते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लॉपी एक लचीला 3.5 इंच व्यास का विवृतीय डिस्क होता है जो प्लास्टिक से लेप हुआ है और चुंबकीय वस्तु से बना हुआ है। क्या हो रहा है कि लचीला 3.5 इंच व्यास का विवृतीय डिस्क है जो प्लास्टिक से लेप हुआ है और चुंबकीय वस्तु से बना है। यह एक वर्गाकार प्लास्टिक जैकेट में रखा जाता है ना, वर्गाकार प्लास्टिक जैकेट होती है, उसमें रखा जाता है। स्टोरेज क्षमता इसकी 512 बाइट तक होती है। यह मेमोरी वर्तमान समय में उपयोग होने का समाप्ति की ओर है, इसका नहीं उपयोग है क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई सीधी सी। दूसरा हार्ड डिस्क ड्राइव पर देख लेते हैं। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना, कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी जो स्थायी रूप से इसमें लगी रहती है, अपन देखते हैं कंप्यूटर वगैरह में है ना। और CPU द्वारा डाटा या प्रोग्राम लोड करने और डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। CPU की तरह डाटा प्रोग्राम होता है ना, मतलब अपन देख रहे हैं ना बायोस के लिए जो बूटिंग प्रोसेस होती है ना, जैसे कि जो प्राइमरी मेमोरी से जो लोडिंग की जाती है ना, तो सेकेंडरी मेमोरी से उसको जो प्रोग्राम होता है विंडोज़ वगैरह उसको ले लिया जाता है और प्रोसेस करता है, उसको बूटिंग कहते हैं। तो उसमें प्रोग्राम लोड करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें ये हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय 500 गीगाबाइट क्षमता तक हार्ड डिस्क रहती हैं, ठीक है। ये तो अभी भी चल रही होती हैं हार्ड डिस्क वगैरह, तो अब SD का उपयोग करने लगे हैं अपन हालांकि। तो देखा दोनों चीज़ों को देखा अपन ने
क्या है कि मैग्नेटिक डिस्क में दो प्रकार की फ्लॉपी और हार्ड होती हैं। फ्लॉपी में क्या होती है, मतलब 3.5 इंच का एक व्यास का वृत्तीय डिस्क होती है, गोलाकार, है ना, जो प्लास्टिक लेप से मतलब घिरी हुई होती है और चुंबक की वस्तु से बना होता है इसमें। और वर्गाकार ये जो होता है जैकेट होता है उसके अंदर रखी जाती है। क्षमता 512 बाइट तक होती है। यह मेमोरी वर्तमान समय में इसका उपयोग होने से समाप्ति की हो रही है। हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या देगा, सेकेंडरी मेमोरी स्थायी रूप से लगी होती है। इसमें प्रोग्राम CPU द्वारा डाटा प्रोग्राम लोड करने और डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। क्षमता किसी 500 गीगाबाइट तक होती है। अगला होती है ऑप्टिकल डिस्क से शुरुआत करते हैं। यह पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना गोल डिस्क है। किससे? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना। इस पर डाटा लिखने या पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। देखो क्या है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना गोल डिस्क होता है, ठीक है, जो डाटा लिखने या पढ़ने के लिए लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर जैसे अपन CD या CD ड्राइव को देखते हैं अपन, तो CD रोम, CD मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, CD ना कॉम्पैक्ट डिस्क, और कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी डिस्क की स्पाइरल ट्रैक डाटा को रिकॉर्ड और रीड करने के लिए लेजर बीम का, सीधी सी इसमें भाई लेजर बीम का उपयोग करते हैं, जिससे कि अपन डाटा को रीड या राइट कर सकते हैं। तो इस मेमोरी की जो CD की जो क्षमता होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम पूछा जाता है कि CD की क्षमता कितनी होती है, 700 मेगाबाइट है। ऐसे आगे DVD पढ़ेंगे, इसकी कितनी थी, 4.7 गीगा ये फिक्स होती है। CD की क्षमता कितनी होती थी, है ना, 700 मेगाबाइट होती है। इसमें यह एक स्थायी मेमोरी भी है जो डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है, जिससे कंप्यूटर की सूचना को दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से ले जा सकते हैं और ला सकते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे भेजने में आराम से काम। देखो CD में अपन ने को क्या देखना है भाई, कि क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जिसमें डाटा को रीड राइट करने लेजर बीम का उपयोग करते हैं। इसकी क्षमता 700 मेगाबाइट होती है। ये परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें कि कंप्यूटर में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा को आसानी से ले जा सकते हैं। DVD में क्या होता है, यह मेमोरी CD डिस्क की भांति होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता CD से ज़्यादा होती है, यानी 4.7 गीगाबाइट होती है। इसकी कितनी हो रही है, 700 मेगाबाइट है, इसकी 4.7 गीगाबाइट। इसमें डाटा पढ़ने के लिए लाल रंग की लेजर बीम का उपयोग करते हैं, ठीक है, स्पेशली याद रखना है। BRD ब्लू रे डिस्क, यह मेमोरी डिस्क DVD की जैसी होती है, लेकिन इसमें स्टोरेज क्षमता DVD से ज़्यादा होती है, यानी 25 गीगाबाइट से 128 गीगाबाइट तक होती है, GB तक होती है। हाई डेफिनेशन वीडियो का भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। देखो अपन ने तीनों चीज़ पढ़ा, क्या ऑप्टिकल डिस्क को पढ़ रहे हैं। ऑप्टिकल में क्या होता है, पॉलीकार्बोनेट से बना एक गोल डिस्क होता है जो डाटा को लिखने या पढ़ने के लिए लेजर बीम के माध्यम का से अपन डाटा को पढ़ सकते हैं। CD DVD और ब्लू रे डिस्क। CD में क्या होता है, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, ठीक है, इसके लेजर बीम का उपयोग करके डाटा को रीड राइट कर सकते हैं। 700 मेगाबाइट तक क्षमता होती है। इसमें परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है, स्थायी मेमोरी, जिसमें कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डाटा को ले जा सकते हैं। DVD में क्या CD की जैसी होती है, लेकिन स्टोरेज क्षमता CD से ज़्यादा होती है, यानी 4.7 गीगाबाइट होती है, और लाल रंग की लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। ब्लू रे डिस्क में क्या हो रहा है, DVD की जैसी होती है, लेकिन DVD से ज़्यादा इसकी क्षमता होती है, 25 GB से 128 GB तक। हाई डेफिनेशन वीडियो का समर्थन करता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस को देखते हैं अपन, ऐसे पेन ड्राइव को देखें अपन, यह कंप्यूटर की सेकेंडरी या स्थायी मेमोरी होती है, जिसमें USB, है ना, यूनिवर्सल, या जो चार्जर नहीं होते हैं उसमें जो लगा रहता है ना चार्जर से कनेक्ट करने के लिए, तो उसको यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं ना। तो फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जो डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखती है, और USB पोर्ट से जोड़ देते हैं तो इसकी क्षमता गीगाबाइट तक हो जाती है। और कंप्यूटर से हटने पर डाटा कंप्यूटर से हटा भी दो तब भी डाटा बना रहता है, क्योंकि स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। देखो इसके बारे में लिखने के लिए है तो क्या लिखेंगे अपन, कि कंप्यूटर की सेकेंडरी और स्थायी USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है, ठीक है, कंप्यूटर की सेकेंडरी और स्थायी USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जो डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। USB से डाटा को जोड़ा USB पोर्ट से जब इसको जोड़ा जाता है, ठीक है, तो क्या है कि कंप्यूटर से अपन और USB जो पेन ड्राइव होती है इसमें डाटा को इंटरचेंज कर सकते हैं आराम से। मेमोरी कार्ड एक पतले आकार के इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस होता है, जो मल्टीमीडिया कार्ड भी कहते हैं अपन, जो बचपन में अपन यूज़ करते थे। मतलब आजकल तो ऑलरेडी मोबाइल वगैरह रहती है ना, उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। मास स्टोरेज डिवाइस कम लागत और असीमित क्षमता वाले स्टोरेज डिवाइस होते हैं। डिस्क अरे, CD-ROM वगैरह है ना, जेक बॉक्स वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं।
अब इनके आगे देखते हैं कि मेमोरी में संग्रहित फाइलों का आकार। देखो बिट देखते हैं, बिट मतलब इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। मेमोरी की आधारभूत इकाई क्या होती है? बिट होती है, बाइनरी डिजिट, यानी एक बिट में 0 या 1 होता है। अभी अपने क्यूबिट देखा था थोड़े से पहले, है ना। क्यूबिट में क्या होता है? 0 और 1 एक साथ ले रहे थे, लेकिन जो नॉर्मल बिट होता है इसमें 0 या 1 एक का ही प्रयोग करते हैं अपन। हालांकि 0 और 1 को ही, दोनों को ही अपन क्या कहते हैं? अपन बिट कहते हैं। अब 4 बिट का जो समूह होता है उसको निबल कहते हैं, और 8 बिट का जो समूह होता है उसको बाइट कहते हैं। देखो बिट क्या होती है? मेमोरी की आधारभूत इकाई कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है, और एक बिट में बाइनरी डिजिट 0 या 1 होता है। और 4 बिट का समूह हो रहा है, नहीं 4 बिट का समूह मतलब 0 1 0 1, है ना। इसको अपन क्या कह रहे हैं? निबल कह रहे हैं। ऐसे यदि 0 1 0 1 0 1 1 1 1 यदि 8 ये बिट हो जाती हैं, इसको क्या कहते हैं? अपन बाइट कह देंगे, है ना। कंप्यूटर द्वारा संचालित सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कंप्यूटर को देखो दो चीज़ हो रही हैं। मेमोरी की आधारभूत इकाई क्या होती है? बिट होती है। लेकिन कंप्यूटर के द्वारा संचालित सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बाइट होती है। बाइट मतलब 8 बिट का समूह होता है। तो एक बिट में कितनी, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। तो इससे कॉम्बिनेशन कितने बन जाते हैं? 2⁸ यानी 256 संयोजन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब यहाँ पे मेमोरी इकाई दी है कई प्रकार की, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम पूछ लिया था ऐसे कि एक बिट का मतलब क्या होता है? 0 या 1 हो रहा है। निबल का मतलब क्या होता है? 4 बिट होता है। एक बाइट का मतलब क्या होता है? 8 बिट्स होता है। 1 किलो बाइट का मतलब 2⁻10 यानी 1 है 24 बाइट्स हो रहा है, ठीक है। अब अपन बाइट्स में यहाँ से यहाँ पे चलेंगे। 1 मेगाबाइट का मतलब 2⁻20 यानी 1 है 24 किलोबाइट होते हैं। और 1 गीगाबाइट मतलब 2⁻30 यानी 1 है 24 मेगाबाइट होते हैं, है ना। ये ऐसे यहाँ पर आता जाएगा ना। और 1 टेराबाइट का मतलब क्या होता है? 1 है 24 गीगाबाइट होते हैं, है ना। और 1 पेटाबाइट का मतलब 2⁻50 1 है 24 टेराबाइट होते हैं। और 1 एक्साबाइट का मतलब 2⁻60 मतलब 1 है 24 पेटाबाइट होते हैं, है ना। 1 जेट्टाबाइट का मतलब 2⁻70 यानी 1 या 24 एक्साबाइट होते हैं। योट्टाबाइट मतलब 2⁻80 यानी 1 या 24 जेट्टाबाइट होते हैं। और ब्रोंटोबाइट यानी 2⁻90 यानी 1 या 24 योट्टाबाइट होते हैं। और ना जियोबाइट मतलब 2⁻100 यानी 1 या 24 ब्रोंटोबाइट होते हैं। ये इकाई होती हैं, मतलब मोस्टली जहाँ तक अपन को पूछा जाता है टेराबाइट तक पूछा जाता है, 1 या 2⁻40 यानी 1 या 24 GB। लेकिन अपन आजकल क्वेश्चन का लेवल पता नहीं है कहाँ से कहाँ आ जाए, इसलिए याद रखना जरूरी होती है। एक बिट निबल 1 बाइट, है ना, यहाँ से शुरू होता है 1 किलोबाइट से 2⁻10, फिर क्या 10 बढ़ाते जाते हैं। 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट 2⁻20, 1 गीगाबाइट 2⁻30, 1 टेराबाइट 2⁻40, 1 पेटाबाइट 2⁻50, 1 एक्जाबाइट 2⁻60, है ना, 1 जेट्टाबाइट 2⁻70, 1 योट्टाबाइट 2⁻80, ब्रोंटोबाइट 2⁻90, जियोबाइट 2⁻100। तो आजकल जो बाइट है कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। देखो 3 चीज़ याद रखनी है इंपॉर्टेंट तरीका से। बिट क्या होती है? कंप्यूटर की सबसे आधारभूत इकाई रहती है। 4 बिट मतलब 1 निबल, 8 बिट मतलब 1 बाइट। कंप्यूटर द्वारा संचालित सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बाइट होती है। और कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई आज के टाइम पे क्या है? जो बाइट है, 2⁻100। अब आते हैं इनपुट डिवाइसेस में। ये वाला मेमोरी वाला टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अब आते हैं इनपुट डिवाइस। देखो इनपुट डिवाइसेस भी हार्डवेयर डिवाइस जो प्रसंस्करण प्रोसेसिंग हेतु आंकड़ों को ग्रहण करते हैं। आंकड़ों को ग्रहण कर रहे हैं भाई अपने पास, बोले कि हमको दे दो आंकड़ों को, ठीक है। देखो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? वे हार्डवेयर डिवाइस जो प्रसंस्करण हेतु आंकड़ों को ग्रहण करते हैं। तो कीबोर्ड से शुरुआत करते हैं। कीबोर्ड मतलब ऐसे क्वालिटी कीबोर्ड ऐसे अपन जो यूज़ कर रहे होते हैं ना कि QWERTY, है ना, QWERTY, जो अपने कीबोर्ड पर सबसे पहले जो लाइन लिखी रहती है ना, तो उसको कीबोर्ड क्वालिटी कीबोर्ड कहते हैं। द्वारती का कीबोर्ड यानी ये कीबोर्ड होते हैं। ऑडियो इनपुट में माइक्रोफोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मिडी यूज़ करते हैं। वीडियो इनपुट में वेबकैम कैमरा यूज़ करते हैं।
पॉइंटिंग इनपुट में भाई माउस को यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक बॉल को, जॉयस्टिक को, लाइट पेन को लिखने के लिए मैं लाइट पेन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जॉयस्टिक है ना, जो गेम वगैरह खेलने के लिए, माउस वगैरह अपन जनरली यूज़ करते ही हैं। कैरेक्टर में स्कैनर वगैरह, OBR OMR अपन जनरली दुकानों पर जाते हैं, ठीक है, इनका उपयोग होता है। MICR वगैरह, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीड है ना, कॉपी वगैरह चेक करने के लिए OMR वगैरह ये सब इस्तेमाल होते हैं। बायोमेट्रिक में कॉन्टैक्ट, फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, PM प्रिंट स्कैनर वगैरह ये इस्तेमाल होते हैं। अपन जाते हैं ना आधार कार्ड की दुकान, आधार कार्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। कॉन्टैक्ट लेस में अपन है ना, फेस मोबाइल में आजकल फेस रिकॉग्निशन, अपने चेहरा देख करके लॉक खुल जाता है ना। रेटिना स्कैनर, वॉइस गूगल पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं बोल करके आजकल के बच्चे है ना, कार्टून अच्छे वाले कार्टून, वॉइस रिकॉग्निशन, तो ये कॉन्टैक्ट लेस, तो ये सब चीज़ें होती हैं। देखो क्या देखा अपन ने, इनपुट डिवाइस वे क्या होती हैं, वे हार्डवेयर डिवाइस जो प्रसंस्करण हेतु आंकड़ों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड हो गया, ऑडियो इनपुट हो गया, वीडियो इनपुट हो गया, पॉइंटिंग इनपुट, कैरेक्टर, बायोमेट्रिक में क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट लेस हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इनके उदाहरण हो जाते हैं। अपन कीबोर्ड को देख लो, कीबोर्ड क्या हो रहा है, देखो ये एक टाइपिंग इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। या तो अपन को क्या कर लो, हेक्स दबा लो, @ दबा लो, एंड दबा लो, है ना, या 1 2 3 अपना नाम लिख लो, ये सब के लिए क्या कीबोर्ड का उपयोग होता है। कीबोर्ड क्या होता है, एक पेरिफेरल डिवाइस होती है जो टाइपराइटर को कीबोर्ड की भांति उपयोग करते हैं। कीबोर्ड में जनरली कितनी 104 कुंजियाँ होती हैं, की होती हैं, है ना। और कीबोर्ड में कई प्रकार की कुंजी होती हैं, जैसे कि अल्फ़ा न्यूमेरिकल जिसमें लेटर्स वगैरह होते हैं, है ना, ABCD है, और संख्या 1 2 3, और पंक्चुएशन में जैसे अपन देख रहे हैं कॉमा वगैरह ये सब, है ना, अर्धविराम वगैरह ये सब होते हैं। विशेष में टैब, कैप्सूल, शिफ्ट, कंट्रोल, ये सब ये विशेष में आ जाती हैं, है ना। कंट्रोल की वगैरह होती हैं, एरो की, कैप्सूल की, फंक्शन की, F1 से F12। ये कीबोर्ड का इतना डिस्क्रिप्शन होता है। सीधी सी कीबोर्ड लिखने के लिए आए तो अपन क्या लिख सकते हैं कि टाइपिंग इनपुट डिवाइस है जिसमें टेक्स्ट या कैरेक्टर इनपुट की करने के लिए डिजाइन किया जाता है ना। पेरिफेरल है, टाइपराइटर कीबोर्ड की भांति, टाइपराइटर की जैसे अपन यूज करते हैं। 104 कुंजियाँ होती हैं इसमें, और कई प्रकार की अल्फ़ा न्यूमेरिकल, पंक्चुएशन वाली, फंक्शन की वगैरह, स्पेशल की वगैरह, कई टाइप की कुंजी होती हैं। माउस में देखें, इसका जो आविष्कार डगलस कार्ल एंजलबर्ट ने इसका आविष्कार किया है। माउस एक छोटा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है, यानी एक से अधिक कार्य को चयन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं, है ना। तो और एक बीच में क्या होती है, स्क्रॉल करने के लिए, स्क्रॉलिंग के लिए होता है ना। तो इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं। जॉयस्टिक में क्या होता है, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है, पॉइंटिंग, है ना, जैसे कि जो है माउस है, ऐसे ये भी पॉइंटिंग है। इसका अपन वीडियो गेम खेलने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक हैंडल होता है जिसे जिस दिशा में घुमाया जाता है स्क्रीन में प्रदर्शित ऑब्जेक्ट भी उसी दिशा में घूम जाता है। ट्रैक बॉल में क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है, ठीक है, माउस की तरह कार्य करती है। इसमें रबर बॉल को घुमाकर पॉइंटिंग के स्थान में परिवर्तन किया जाता है। लैपटॉप, मोबाइल जैसी छोटी डिवाइस में इसका इस्तेमाल होता है। लाइट पेन का आकार का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। कैरेक्टर पॉइंटिंग ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स, कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र बनाने के लिए, लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइट पेन एक प्रकाश संवेदनशील कलम होता है, कलम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में तथा सामान्य रूप से पाम टॉप, PC, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट में इस्तेमाल किया जाता है। टच स्क्रीन देखो, लाइट पेन में पॉइंटिंग डिवाइस होती है, ठीक है। ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जो डिवाइस ड्राइंग करने के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। संवेदनशील कलम की तरह उपयोग किया जाता है और सामान्य रूप से पाम टॉप पे, PC पर, स्मार्टफोन, टैबलेट में इस्तेमाल किया जाता है। टच स्क्रीन भी देखो, टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस होती है जो संवेदनशील डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूजर किसी पॉइंटिंग डिवाइस की वजह से अपनी उंगलियों का प्रयोग करके स्क्रीन पर मेन्यू या किसी ऑब्जेक्ट का चयन करता है। स्मार्टफोन, टैबलेट
पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आदि में टच स्क्रीन का प्रयोग, जैसे स्टेशन पर जो टिकट वगैरह बुक करने के लिए है ना, जो शॉपिंग मॉल हो गया, एटीएम वगैरह होता है, इसमें किसका टच स्क्रीन का प्रयोग होता है। बारकोड रीडर को बारकोड से डाटा इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है। बारकोड रीडर के द्वारा बारकोड लाइनों पर प्रकाश की बीम मार करके बारकोड में मौजूद डाटा का पता लगाया जाता है। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचता है। ओएमआर क्या है, जैसे अपन जो सीट में 4 गोला दिए रहते हैं ABCD, अपन ने इसको बिल्कुल पूरी तरह से भर दिया है ना, तो जैसे ही अपन ऑप्टिकल मार्क रीडर है उसमें जैसे ही प्रकाश डाला जाता है तो उसमें चेक कर लेता है भाई इस पर इसने गोला किया हुआ है। तो क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचता है कि भाई इसमें ये वाले ऑप्शन पर इसने चिन्ह लगाया हुआ है, इसको इसमें गोला भरा हुआ है। जो परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के लिए सही है, ओएमआर के द्वारा उत्तर पुस्तिका पर प्रकाश डाला जाता है और परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। डिजिटल कैमरा एक ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस होती है। जिसकी सहायता से ध्वनि, दृश्य, फोटो, चलचित्र, वीडियो को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। इसे वेबकैम भी कहते हैं। यह एक ऐसा डिवाइस है जो किसी दृश्य को डिजिटल डाटा में बदल देता है। इसके माध्यम से हम फोटो वीडियो को स्टोर करते समय उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, साथ ही साथ विभिन्न प्रभाव भी डाल सकते हैं। देखो क्या है, डिजिटल कैमरा एक ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस होती है जिसकी सहायता से ध्वनि, दृश्य, फोटो, चलचित्र, वीडियो को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, वेबकैम कहते हैं। एक ऐसा डिवाइस है जो दृश्य को डिजिटल डाटा में बदल देता है। इसके माध्यम से फोटो वीडियो को स्टोर करते समय स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, साथ ही साथ उसमें विभिन्न प्रभाव भी डाल सकते हैं। स्कैनर, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग करके टेक्स्ट, जो तस्वीर, फोटो होते हैं, रेखा चित्र होते हैं, को डिजिटल चित्र में बदलकर मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। ग्राफिक्स टैबलेट में बात करें अपन, ये कंप्यूटर इनपुट डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल चित्र ग्राफिक्स को हाथ से चित्रकारी करने के लिए उपयोग होता है। टैबलेट के द्वारा उस चित्र या ग्राफिक्स को इनपुट के रूप में कंप्यूटर में लिया जाता है। इसका इस्तेमाल डिजाइन प्रयोजनों जैसे इमारत, कार, यांत्रिक भाग, रोबोट आदि के लिए, जो कैड होता है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसमें आर्किटेक्चर इंजीनियर डिजाइनों के द्वारा उपयोग किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर, यह एक इनपुट डिवाइस है जो व्यक्ति के शारीरिक या व्यवहारिक लक्षणों को बायोमेट्रिक सेंसर के द्वारा पहचाना जाता है। अपने फिंगरप्रिंट होते हैं ना, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सुरक्षा उद्देश्यों के लिए संस्थाओं में कर्मचारी छात्रों की उपस्थिति के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोफोन ऑडियो इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है। ठीक है, जैसे अपन ने कुछ बोला, ऐसे मैं इसमें माइक में बोल रहा हूँ तो ये कन्वर्ट किस में होकर विद्युत तरंगों में बदल रहा है। और इसका उपयोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में ऑडियो फाइल को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस पे देखो, ये हार्डवेयर डिवाइस जो प्रसंस्करण के पश्चात, जो प्रोसेसिंग कर दी उसके पश्चात सूचना उपयोगकर्ता को प्रदान करते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। क्या हो रहे हैं वे, हार्डवेयर डिवाइस जो प्रसंस्करण के पश्चात उपयोगी सूचना होती है ना, उसको उपयोगकर्ता को प्रदान करते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ऐसे डिवाइस जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं। ऐसे डिवाइस जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा है ना, उसको रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है। आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर से जो प्राप्त परिणाम है उनको प्राप्त कर लेते हैं। इन परिणामों को प्राप्त डिस्प्ले डिवाइस या प्रिंटर के द्वारा यूजर को प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आउटपुट के रूप में प्राप्त सूचना या तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं या प्रिंटर से अपन ले सकते हैं, या संगीत सुनने के लिए आउटपुट के रूप में स्पीकर वगैरह प्रयोग करते हैं। देखो क्या देखा अपन ने, डेफिनेशन देखना है अपन को। ये वे हार्डवेयर जो है प्रसंस्करण के पश्चात उपयोगी सूचना उपयोगकर्ता को प्रदान करते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जो डाटा रिजल्ट के रूप में मिलता है, चाहे अपन हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी भाई डिजिटल डिस्प्ले पे मिल जाता है अपन को, मॉनिटर डिस्प्ले पे, या प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, मॉनिटर अपन देखते हैं उदाहरण कि मॉनिटर क्या, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होती है जो टीवी स्क्रीन जैसी
होती है और आउटपुट को सॉफ्ट आउटपुट यानी सॉफ्ट कॉपी प्रदान करती है ना। इसी विजिबल VDU कहते हैं, VDU, ये किसी एग्जाम पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सर्वाधिक प्रचलित सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। लगभग सभी कंप्यूटर के साथ मॉनिटर लगा होता है और यह कीबोर्ड के द्वारा जो भी इनपुट किया जा रहा है डाटा प्रोसेसिंग, इसको मॉनिटर में अपन देख सकते हैं। दूसरा है प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है। कागज़ पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है ना, हार्ड कॉपी कहलाती है। और मॉनिटर पर जो डाटा दिखता है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और प्रिंटर के द्वारा जो आउटपुट निकाला जाता है कागज़ पर उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। इस प्रकार प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी बदलता है ना। तकनीकी आधार पर कई प्रकार के प्रिंटर होते हैं, जैसे कि अपन प्रिंटर का वर्गीकरण देखा जाता है प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर और प्रिंट करने के तरीके के आधार पर। प्रिंट करने की क्षमता पर आधार पर बात करें अपन कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। और तकनीक, प्रिंट करने की तकनीक पर नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स और डेजीबिल होते हैं और नॉन इम्पैक्ट में लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। यदि इनका क्लासिफिकेशन है तो इस टाइप से लिख सकते हैं अपन। देखो देखो सिंपल सा पहले डेफिनेशन देखा कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है, ठीक है। और कागज़ पर जो आउटपुट प्राप्त होता है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं, है ना। तो यानी इस प्रकार से एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। इसका वर्गीकरण प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर और प्रिंट करने की तकनीक के आधार पर। क्षमता कैसे, करेक्टर या तो पूरा करेक्टर यानी ए को करेगा, फिर बी को करेगा, या पूरी लाइन लिखी है उसको करेगा, या फिर पूरे पेज को करेगा, है ना। 3 टाइप की क्षमता हो सकती है। और प्रिंट करने की तकनीक के आधार पर या नॉन इम्पैक्ट वाला रहता है या इम्पैक्ट यानी उसमें हथौड़े जैसा बीम को उसको मार करके या फिर लेजर बीम के द्वारा तुरंत खट से पता नहीं चलेगा कब प्रिंट निकल जाए, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स और डेजिबल इट है। इनको देखते हैं। देखो प्रिंट करने की क्षमता ये मैंने ये बोली, सिंपल सा ये रहता है। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है ना। यानी ये स्पीड अपने बढ़ जाती है। पेज पे एक पूरा पेज को प्रिंट कर देता है, ठीक है। प्रिंट करने की क्षमता के अपन तकनीकी आधार पर बात करेंगे, प्रिंट करने की तकनीकी या तरीके। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर वेब प्रिंटर होते हैं। प्रिंटिंग का कार्य हार्डवेयर पार्ट्स के कागज़ पर टकराने से होते हैं। जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं ना उसके, ऐसे ABCD ऐसे जो अपन टाइपराइटर अपन जनरल तहसील वगैरह में जाते हैं, कोर्ट वगैरह में जाते हैं, जो वहाँ पे बैठे रहते हैं ना जो प्रिंटर वाले, तो जैसे खटाखट आवाज़ आती है उसमें ना, तो हार्डवेयर पार्ट्स के कागज़ पर टकराने से होता है, उसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटिंग की विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है। तो डॉट मैट्रिक्स एग्जाम्पल देखते हैं कि धीमी गति का एक प्रिंटर होता है, एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो कि बाएं से दाएं घूमता रहता है ना, उसको हाथ से अपन सेट करते हैं। इसकी प्रिंट हेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही, उनमें स्याही भी डूबे रहते हैं। ऐसे अपन ने ए दबाया तो ए को स्याही में डुबाएगा और उस पर कागज़ पे वो प्रहार करता है, तो रिबन पे प्रहार करेगा, वो कागज़ पर शो हो जाता है। इसका कारण यह है कि कार्बन की सहायता से कई बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती हैं। डॉट मैट्रिक्स की सहायता से ग्राफ और रेखा चित्र भी किए जा सकते हैं। इसका प्रारंभिक मूल्य प्रति कॉपी खर्चा कम होता है, प्रिंट की गुणवत्ता होती है जो अच्छी नहीं होती है, ठीक है। मेन जो रहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो जनरली उपयोग में लाए जाते हैं, इसमें प्रिंटिंग का कार्य इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह हार्डवेयर पार्ट्स के कागज़ पर टकराने से नहीं होता है, ठीक है। देखो इम्पैक्ट नॉन फर्क ही तो यही है नहीं, इम्पैक्ट में यही कि हार्डवेयर पार्ट्स हैं उसको कागज़ पर टकराने से होता है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट में क्या है कि जो प्रिंटिंग का जो कार्य है हार्डवेयर पार्ट्स के कागज़ पर टकराने से नहीं होता है। इसमें प्रिंटिंग के लिए विशेष प्रभाव जैसे कि लेजर करंट, ऊष्मीय प्रभाव आदि का उपयोग अपन करते हैं, इसलिए ये प्रिंटर किसी प्रकार का शोर भी नहीं करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और गति भी बहुत अच्छी होती है, और ये प्रिंटर एक बार में पूरी पेज को प्रिंट करते हैं, ठीक है। देखो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अपन ने क्या देखा कि भाई ये इसमें जो हार्डवेयर पार्ट्स है वो कागज़ पर नहीं टकराता है, ठीक है। इसमें अपन विशेष विधि का उपयोग करते हैं, जैसे कि लेजर का प्रयोग करते हैं, उसमें प्रभाव का प्रयोग करते हैं, और किसी प्रकार उसको शोर नहीं करते हैं, आवाज़ थोड़ी करते हैं। और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनकी, गति भी बहुत अच्छी थी, एक बार हम पूरा पेज को प्रिंट कर देते हैं।
तो ऐसे अपन उदाहरण देखा था इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, है ना, और ये वाला थर्मल प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर को देखते हैं। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसमें नोजल से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके अक्षर और ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी प्राय 300 डॉट पर इंच होती है और गति 1 से 20 पेज प्रति मिनट होती है। 1 मिनट में 1 से 20 पेज प्रिंट हो सकते हैं। देखो, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है इंकजेट। नोजल से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके अक्षर और ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इसकी क्वालिटी 300 डॉट पर इंच होती है। ठीक है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। इस प्रिंटर में कार्टेज का उपयोग करते हैं अपन। इसके अंदर सूखी स्याही टोनर होती है और जो लेजर स्रोत होता है लेजर किरण उत्पन्न करता है। लेजर स्रोत से उत्पन्न लेजर किरण दर्पणों से प्रभावित होकर के फोटो संवेदित आवेशित ड्रम पर ही गिरती है। थर्मल में क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इससे एक तो कॉमन लाइन बन गई है, ठीक है, जिसमें प्रिंटर का उपयोग करके ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग होता है। देखो, थर्मल से नाम से पता चल रहा है भाई, ये थर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा है, ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग कर रहा है। लेजर में भाई पता चल रहा है भाई लेजर का इसमें प्रभाव हो रहा है। ठीक है। लेजर स्रोत से उत्पन्न लेजर किरणें दर्पणों पर परावर्तित की जाती हैं और फोटो सेंसिटिव के द्वारा इसमें प्रिंट किया जाता है। और थर्मल में क्या है कि भाई इसमें ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जा रहा है। और इसके लिए दो तरह की टेक्निक, थर्मल डायरेक्ट या फिर थर्मल ट्रांसफ़र, दो टाइप की टेक्निक हो जाती हैं। सिंपल आसान से दोबारा देखते हैं इनको। इम्पोर्टेंट है नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट में क्या देगा भाई, हार्डवेयर पार्ट्स कागज़ पर नहीं टकराता है। इसके लिए विशेष प्रभाव जैसे कि लेजर, ऊष्मीय प्रभाव, इनका प्रयोग करते हैं अपन। ये प्रिंटर किसी प्रकार का शोर नहीं करते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, गति भी बहुत अच्छी होती है। एक बार पूरा पेज को प्रिंट करते हैं। इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट टाइप का है। नोजल से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके ग्राफिक्स और अक्षर को प्रिंट किया जाता है। 300 डॉट पर इंच इनकी क्वालिटी होती है। 1 से 20 पेज पर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंकजेट हो जाता है। लेजर में क्या होता है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फोटो कॉपी मशीन होती है ना, फोटो कॉपी मशीन, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। इसमें कार्टेज का प्रयोग किया जाता है, सूखी स्याही इसमें उपयोग की जाती है और लेजर स्रोत यानी लेजर का सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक है, जो कि दर्पणों पर परावर्तित की जाती है और उसको सेंसिटिव के द्वारा प्रिंट कर दिया जाता है। थर्मल में क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें क्या होता है, प्रिंटर का उपयोग ऊष्मीय प्रभाव द्वारा किया जाता है। ठीक है, दो तरह की तकनीक, या तो डायरेक्ट थर्मल या फिर थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर का उपयोग करते हैं अपन इसमें। आगे प्लॉटर का उपयोग हो रहा है। प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह ही होता है, लेकिन क्या काम होता है, प्रिंटर की हार्ड कॉपी की डिवाइस होती है। लेकिन जो देखते हैं ना अपन, भाई इंडिया का मैप चाहिए अपन को, है ना, वर्ल्ड मैप चाहिए, एमपी का मैप चाहिए, यूपी का मैप चाहिए, मैप वगैरह हो गए, बड़े बड़े बैनर वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, मानचित्र, ग्राफ वगैरह, तो इनके लिए प्लॉटर का उपयोग करते हैं, है ना। तो इसकी तरह बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। ये 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है ना। दो टाइप के होते हैं, ड्रम पेन प्रिंट प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर, है ना। देखो क्या है कि ये प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसमें इसका प्रयोग बड़े चित्रों, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, है ना, बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। 3D भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर। स्पीकर के बारे में बात करें, स्पीकर इलेक्ट्रिकल ध्वनि को, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होता है उसको ध्वनि सिग्नल में बदलते हैं। यानी ये माइक्रोफोन होता है ना, उसका जस्ट उल्टा होता है ना। माइक्रोफोन क्या है, ध्वनि सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में बदलता है। यह कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, CD, DVD इत्यादि में सेव ऑडियो सिग्नल होता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का रूप लेता है और ऑडियो में बदल देता है। हेडफोन भी क्या है, स्पीकर की जैसा ही है ना, आउटपुट डिवाइस है। इसे ईयरफोन भी कहते हैं। इसका प्रयोग डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि के साथ संगीत सुनने में किया जाता है। फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं इससे अपन, बड्स वगैरह आजकल उपयोग हो रहे हैं। प्रोजेक्टर, भाई प्रोजेक्टर आउटपुट बेस्ड डिवाइस है जिसका उपयोग किसी कंप्यूटर से बड़ी स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन तो भाई सीमित रहती है, अब उनको बड़े दीवार के आकार का, बड़े मतलब भाई 3-4 मंजिल के आकार का, मतलब अपन को इतना बड़ा आकार दिखाना है किसी चीज़, तो प्रोजेक्टर का ही उपयोग करते हैं अपन। ठीक है, यानी बहुत इसका उपयोग बड़े समूह के लोगों को
जानकारी प्रदर्शित करना है व्यापक रूप से, तो इसका अपन प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। जनरली कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी अपन इसका उपयोग कर रहे थे प्रोजेक्टर का, है ना। तो कई बार DLP, LCD, LED ये कई टाइप के प्रोजेक्टर होते हैं। मल्टी फंक्शनल डिवाइस, मल्टी फंक्शनल का मतलब जो इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य करे, है ना। मल्टी फंक्शनल मतलब जो इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य करे, उसको क्या करें अपन मल्टी फंक्शनल डिवाइस कहते हैं। इस तरह की फंक्शन, उदाहरण के लिए मल्टी फंक्शनल प्रोजेक्टर डिवाइस होती हैं जो प्रिंटर और स्कैनर, ऐसे मल्टी फंक्शनल प्रिंटर के बारे में बात करें जो प्रिंटर स्कैनर दोनों का कार्य करता है। प्रिंटर आउटपुट, स्कैनर इनपुट। फैक्स मशीन का भी मॉडेम, ATM, है ना। ये जो मशीन होती हैं, मॉडेम एक टाइप से मॉड्यूलेशन भी कर रहा है, डिमॉड्यूलेशन भी कर रहा है, ठीक है। तो ये कई टाइप की डिवाइस है। ऐसे उदाहरण के लिए मैं मॉडेम को लगाया, BSNL का मॉडेम, है ना। ये क्या होता है, एक तरफ से मॉड्यूलेशन कर रहा है और डिमॉड्यूलेशन भी कर रहा होता है। फैक्स मशीन भी है, प्रिंटर भी है ना। एक स्कैनर भी करता है, ये प्रिंट आउट भी करता है, तो ये हो जाती हैं। तो इस टाइप से हार्डवेयर डिवाइसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट आते हैं। सॉफ्टवेयर वाला है, इसको नेक्स्ट वाले में देखेंगे, है ना। तो आज अपन ने क्या क्या देखा, एक बार इसको ओवरव्यू दोबारा से देख लेते हैं, सिंपल सा। कल तक तो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था। इसमें जो टॉपिक हो जाता है मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो जाता है। स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट, ये भी जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। तो अपन ने मेमोरी देखी, है ना। मेमोरी में प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी देख लिया है। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम, है ना। रैम रोम टेम्प्रेरी। रैम भी दो टाइप की, डायनामिक, स्टैटिक। डायनामिक में वही कैपेसिटर का उपयोग कर रहे थे, और स्टैटिक में 6 ट्रांजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप का उपयोग कर रहे होते हैं। रीड ओनली मेमोरी देखी अपन ने, इसके रोम की वर्क टाइप देखिए, है ना। पी रोम, EE रोम, ई रोम, रजिस्टर, है ना। कैश मेमोरी भी 3 टाइप से हो रही हैं, इनके लेवल, है ना। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। इसकी हानियाँ, बायोस वगैरह क्या होते हैं, इनका रैम रोम में अंतर क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी में अंतर क्या होता है, सिक्वेंशियल मेमोरी क्या होती है, डायरेक्ट मेमोरी क्या होती है। डायरेक्ट मेमोरी 3 टाइप की होती है, चुंबकीय, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, है ना। और जो मैग्नेटिक होती है, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क 2 टाइप की होती हैं, है ना। और ऑप्टिकल डिस्क होती है, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क 3 टाइप की होती है। इलेक्ट्रॉनिक में भी पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड, मास स्टोरेज कई टाइप की आती हैं, है ना। इनके आकार को बहुत अच्छे से देखा था अपन ने, है ना। और इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा अपन ने। इनपुट डिवाइसेस के भी उदाहरण कीबोर्ड, माउस वगैरह, है ना। ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, OMR, डिजिटल कैमरा, है ना। स्कैनर, ग्राफिक्स टैबलेट, बायोमेट्रिक सेंसर, माइक्रोफोन। आउटपुट डिवाइसेस में देखा है, आउटपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर को अच्छे से देखा, प्रिंटर को भी बहुत अच्छे से देखा, है ना। कितने टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, है ना। और इसके बाद में प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन क्या होते हैं, प्रोजेक्टर क्या, मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इस टाइप से ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और आगे से इसको कंटिन्यू रखेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।